हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी में। मैं हूं निखिल श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स का मेंटोर। मैं आपको आज फिजिक्स में क्लास 9th का सिलेबस कवर करूंगा। ठीक है, अभी तक आपने टर्म 1 में जो भी पढ़ा उसका एग्ज़ाम हो चुका है, वो ओवर हो गया। अब आज से टर्म 2 की स्टार्टिंग करेंगे। और टर्म 2 में क्या है आपके सिलेबस में? ग्रेविटेशन है एंड वर्क एनर्जी एंड पावर है। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर की जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक, अब ग्रेविटेशन क्या होता है? पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा कि अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू हैव अ मोशन इन अ बॉडी। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? फोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक, ऐसे ही अगर हम लेट अस सपोज एक स्टोन लेते हैं और उसे हवा में उछालते हैं तो वो क्या होता है कि वो डाउनवर्ड मोशन करता है, मींस वो वापस ज़मीन पर अर्थ पे आता है। ठीक, तो अब ये बताइए कि अगर वो डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस पर एक फोर्स लग रहा होगा। इसी फोर्स को कहते हैं हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है? हमारा ग्रेविटेशन। ठीक है, दिस फोर्स इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, और क्या कह सकते हैं? ग्रेविटी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में है? अर्थ के बीच में एंड उस स्टोन के बीच में जिसे हमने हवा में उछाला था। ये बात समझ में आती है? नाउ अब ग्रेविटेशन किन किन बॉडीज में लगता है? ग्रेविटेशन जो होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है, वो सभी बॉडीज, यूनिवर्सल, इस यूनिवर्स में जितनी बॉडीज हैं सभी में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ठीक, अब क्या होता है कि जिन बॉडीज का मास कम है, जिन बॉडीज का मास कम है उसमें ग्रेविटेशन फोर्स कम लगेगा, वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है जल्दी। बट जिन बॉडी का मास ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ का मास क्या है? ज़्यादा है, इसीलिए जब हम किसी स्टोन को या किसी मार्कर को ऐसे हवा में उछालते हैं ये नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस मार्कर और इस अर्थ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है इस वजह से, ये ग्रेविटी की वजह से ये नीचे पुल कर लेता है अर्थ। ठीक है, ये बात समझ में आती है? ऐसे ही ग्रेविटेशन के तमाम लॉज वगैरह दिए गए थे, उसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ग्रेविटेशन लॉज क्या हैं और कैसे ये ग्रेविटी आई हमारे, मतलब हमारे इस फिज़िक्स में कहाँ से आई, ग्रेविटी के बारे में नाम कहाँ से आया। तो कहा जाता है कि आइजक न्यूटन साहब थे, वो एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर एक सेब गिरा, एप्पल गिरा, तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, ये हवा में भी जा सकता था, ये मेरे ऊपर ही क्यों गिरा। तो उन्होंने इस पर रिसर्च कर डाला, पूरा रिसर्च वर्क निकाल दिया अपना पूरा। तो रिसर्च करने से उन्हें ये पता चला कि वो जो एप्पल है उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा, और वो ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ से लगा? वो अर्थ की ग्रेविटी से वो उस ट्री से नीचे आया एप्पल। ठीक है, लेट अस सपोज जैसे ये कोई बॉडी है, ये अर्थ है, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसे हम लोग? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? तो उन्होंने ये रिजल्ट दिया, ये कंक्लूड किया कि इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं सभी क्या करती हैं? एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती हैं। ठीक, अब अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमें दिखता है साफ साफ। अब आप कहेंगे कि सर कि ये क्या नाम है, दो स्टोन बगल बगल रखे हुए हैं एंड उसमें तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि वो जो अगर दो स्टोन रखे हैं उनका मास काफ़ी कम है, मास काफ़ी कम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें नेग्लेक्ट हो जाता है या अनडिटेक्टेबल होता है, वो पता ही नहीं चलता है। बट अगर एक स्टोन और अर्थ की बात करें तो ग्रेविटी की वजह से वो स्टोन क्या होता है? नीचे आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? कुछ फिनोमेनन है, जैसे रेनफॉल होती है तो रेन ड्रॉप्स कहाँ गिरते हैं? अर्थ पे गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? ग्रेविटी की वजह से ही गिरते हैं। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से ही गिरते हैं। आप कोई बॉल हवा में थ्रो करते हैं तो वो वापस कहाँ आता है? ज़मीन पर ही आता है, ज़मीन पर ही आता है। तो क्या होता है? वो ग्रेविटी की वजह से ही होता है। ये बात समझ में आई? फ्लो ऑफ रिवर है, रिवर फ्लो कर रहा है तो फ्लो किस वजह से हो रहा है? वो भी ग्रेविटी की वजह से ही हो रहा है। ठीक,
फिर अब क्या है कि अब एक लॉ दिया हमारे न्यूटन साहब ने ही, ठीक है, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ बोलते हैं, या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, और क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। क्यों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं? क्योंकि आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था, ठीक, इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक। एंड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो? उनके मास पे डिपेंड करता है और उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये सब बात मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको। सबसे पहले हम ये जानेंगे, अब ये जानेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, यहाँ लिख देते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। लेट अस सपोज that there are two bodies A and B. There are two bodies A and B. This is A and this is B. The mass of body A is m1 and mass of body is m2, and they are lying at distance r from each other. मतलब दो बॉडीज हैं A और B, बॉडी A का मास m1 है, बॉडी B का मास m2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r। अब आप कहेंगे सर ये कैसा आपने डिस्टेंस बना दिया, ये होता है डिस्टेंस। नहीं बेटा, जो बॉडी का सेंटर होता है वहाँ से हम डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। इस बॉडी का सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है, इस बॉडी का सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है, तो सेंटर टू सेंटर हम डिस्टेंस लेते हैं, ठीक। तो r हो गई इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक। नाउ लेट अस सपोज दैट F is the gravitational force exerted between two bodies, ठीक। तो according to universal law of gravitation, the force of gravitation या force of attraction या gravitational force is directly proportional to the force of gravitation is directly proportional to the product of mass of two bodies, okay, and inversely proportional to the square of radius या square of distance between them, okay। इतनी बात समझ में आई? मीन्स अगर दो बॉडी हैं A और B, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और वो r डिस्टेंस की दूरी पर हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मास के प्रोडक्ट के, उनके मास का जो प्रोडक्ट है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन दो इक्वेशन से आपको समझ में आता है? इसे लेट कर लेते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे? कंबाइन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, m1 इंटू m2 ऐसे लिखा है ऊपर, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो प्रोपोर्शनल की साइन लगी है, इज इक्वल टू कैसे लगेगा? तो जब भी आपको अभी तक पढ़ाया गया है, जब भी हम प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं, ठीक है, तो इज इक्वल टू लग जाता है, और एक क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मींस एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो कभी बदलेगी नहीं। मास की वैल्यू बदल सकती है, इसके बीच की डिस्टेंस की वैल्यू बदल सकती है, बट क्या है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ ये जी का क्या मतलब है। This formula F is equal to G m1 m2 upon r square is the mathematical expression of the universal law of gravitation, ठीक।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का अगर कोई पूछे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है तो क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई। और कोई स्टेटमेंट पूछे कि व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बात समझ में आई। मैंने दो चीज बताई, एक बताया इसकी स्टेटमेंट इस लॉ का, और क्या बताया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इस जी के बारे में। ये जी क्या है, तो ये जो जी आया है हमारा, ये कांस्टेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या नॉर्मली ही हम लोग इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये आपके यूनिवर्स में कहीं भी रहेगा तो जी की वैल्यू वही सेम रहेगी। ठीक, आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशंस में कि ये जी की वैल्यू कैसे आती है, क्या है वो सब। ठीक है, अभी फिलहाल इतना आप जानिए। अब देखिए एक चीज और, अगर हम, ये क्या है, ये फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं, क्या करते हैं, डिस्टेंस को डबल करते हैं, ठीक है, अगर डिस्टेंस को हम डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दो बॉडीज हैं और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है एंड उसका अगर हम डिस्टेंस डबल कर देते हैं तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, उसका 1/4 हो जाएगा। ठीक, और अगर उनके बीच की डिस्टेंस हम हाफ कर देते हैं, अगर उनके बीच की डिस्टेंस हाफ कर देते हैं तब क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। नाउ अब हम ये पता करेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी हमने फॉर्मूला निकाला, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नाउ फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, सबको पता है। ठीक, जी की यूनिट निकालनी, जी को यहां छोड़ दीजिए। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। ठीक, यहां कितने, दो बॉडीज हैं तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इसे हम शिफ्ट करेंगे, अब LHS और RHS को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जी को यहीं छोड़ देंगे, जी को एक तरफ लिख देंगे, बाकी चीजों को शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इज इट अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आपको ये सब। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा आज के सेशन में कि ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, क्या बताया था मैंने कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहलाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बात समझ में आई थी। फिर क्या बताया था मैंने, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या था, फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर क्या बताया हमने, इसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट के बारे में बताया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आज फर्स्ट सेशन था, इस फर्स्ट सेशन में मैंने सिर्फ बेसिक्स पढ़ाया है। आगे आने वाले सेशंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट वैल्यू के बारे में पता करेंगे, यूनिट तो बता दिया, वैल्यू के बारे में पता करेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग आगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, स्मॉल जी बोलते हैं जिसको। ठीक है, फिर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लैनेट्स में जो मोशन होता है वो कैसे अलग अलग मोशन होते हैं, उसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, तमाम चीज़ें। आर्किमीड्स प्रिंसिपल, मतलब आपका जो ग्रेविटेशन चैप्टर है काफ़ी लेंदी है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है,
इसे आप काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँ उसका आप रिवीजन भी करिएगा। नेक्स्ट सेशन में क्या होगा, आपको जी की वैल्यू बताई जाएगी और आगे आने वाले टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाया जाएगा। तो आप अब क्या करेंगे कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जिनसे क्या होगा कि जो आपका टर्म 2 के सिलेबस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, तो और बच्चों का रिवीजन भी अच्छे से होगा। ठीक है, चलो फिर बाय दोस्तों।